एक सुनसान द्वीप पर धुंधले क्षितिज के सामने एक अकेला वॉच टावर खड़ा है। वहीं एक गंजा आदमी रहता है जो अब खुद को मैसन कहता है। वह दूर से एक सप्लाई बोट को चुपचाप देख रहा है जो धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही है। यही नाव उसके पूरे हफ्ते का सामान लेकर आती है और यही उसका बाहरी दुनिया से इकलौता संपर्क है। जब नाव किनारे लगती है तो एक आदमी अपनी छोटी भतीजी जेसी से कहता है कि वह सामान द्वीप पर पहुंचा दे। जेसी ध्यान से मैसन के घर तक जाती है, दरवाजे के सामने सामान रखती है और दोस्ती के तौर पर एक छोटा सा तोहफा भी छोड़ देती है। वह इस रहस्यमय आदमी से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मैसन का किसी से भी बात करने का कोई इरादा नहीं है। वह अंधेरे में छिपा रहता है और इंसानों से दूरी बनाए रखता है। ये देखकर जेसी चुपचाप वापस चली जाती है। यह दृश्य कई महीनों तक बार बार होता रहता है। धीरे धीरे मैसन की नीरस और अकेली जिंदगी दिखाई देने लगती है। वह हर दिन उस सुनसान द्वीप पर अकेला रहता है। उसका एकमात्र साथी उसका वफादार कुत्ता है। इस उबाऊ जिंदगी में उसकी थोड़ी सी खुशी सिर्फ शतरंज खेलने में है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख और बीते हुए दर्द को भूल पाता है। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेसी फिर से सामान लेकर आती है। इस बार वह चुप नहीं रहती। वह जोर से मैसन को आवाज लगाती है। मजबूर होकर मैसन बाहर आता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तभी जेसी अपने दिल की बात कह देती है। वह बताती है कि वह हर बार उसके लिए तोहफा छोड़ती रही, लेकिन मैसन ने कभी जवाब नहीं दिया, न ही उसे देखा। यह सुनकर मैसन बेरुखी से कह देता है कि आज के बाद उसे आने की जरूरत नहीं है। उसकी कठोर बातें सुनकर जेसी खुद को रोक नहीं पाती और पूछती है कि वह इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन मैसन कोई जवाब नहीं देता। वह बस दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दुखी होकर जेसी अपने चाचा की नाव की ओर लौट जाती है, लेकिन उसी समय अचानक एक जोरदार तूफान आ जाता है। तेज हवा चलने लगती है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। समुद्र बेकाबू हो जाता है। इस अफरा तफरी में जेसी को ले जा रही छोटी नाव लहरों से पलट जाती है। जेसी पानी में संघर्ष करती है और धीरे धीरे घूमते हुए पानी में डूबने लगती है। घर के अंदर से मेसन ये सब खिड़की से देख लेता है। वह एक पल भी नहीं रुकता, तुरंत बाहर दौड़ता है, अपनी नाव में कूदता है और सीधे तूफान के बीच चला जाता है। तेज बारिश और हवा के बीच मेसन पानी में छलांग लगाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी लहरों से लड़ते हुए जेसी की ओर तैरता है। जब वह जेसी तक पहुंचता है तो उसे यह देखकर झटका लगता है कि उसका चाचा वहां नहीं है। तेज बहाव में डूबकर उसकी मौत हो चुकी होती है। दुख मनाने का समय नहीं होता। मैसन पूरी ताकत से जेसी को नाव पर खींच लेता है। वह घबराकर जेसी को बचाने की कोशिश करता है, बार बार उसकी छाती दबाता है और मुंह से सांस देकर उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड की सांस रोक देने वाली घबराहट के बाद जेसी जोर से खांसती है, पानी बाहर निकालती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। मैसन तुरंत जेसी को द्वीप वाले घर ले जाता है। उसकी हालत देखने पर उसे पता चलता है कि जेसी की टांग पर गहरे जख्म हैं। हालात संभालने के बाद मैसन को वह कड़वी सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसका चाचा जिंदा नहीं बच पाया। यह खबर जेसी के लिए किसी बड़े सदमे जैसी होती है। वह अचानक हुए इस भारी नुकसान से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगली सुबह मैसन फिर से जेसी की टांग के जख्म को देखता है और समझ जाता है कि चोट उसकी सोच से ज्यादा गंभीर है। वह ध्यान से जख्म साफ करता है, पट्टी बांधता है और अपनी पूरी कोशिश से इलाज करता है। इलाज के दौरान जेसी बताती है कि उसके चाचा के अलावा दुनिया में उसका कोई और नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के सहारे ही जी रहे थे। यह बात मैसन को हैरान नहीं करती, क्योंकि जेसी का चाचा उसका पुराना दोस्त था। वे दोनों नौसेना में साथ सेवा कर चुके थे और कई बार साथ में मौत का सामना कर चुके थे। सच बताने के बाद मैसन घर से बाहर निकलता है ताकि अपने रोज के काम कर सके। वह जेसी को उस सुनसान द्वीप के बीच बने घर में अकेला छोड़ देता है। मैसन के जाने के बाद जेसी घर में इधर उधर देखती है और उसे एक चाकू मिल जाता है। वह उसे चुपचाप अपने पास रख लेती है ताकि अगर कुछ बुरा हो तो अपनी रक्षा कर सके। उस रात मैसन अचानक जेसी की चीख सुनकर जाग जाता है। जेसी को बुरा सपना आया होता है। मैसन उसे शांत करने के लिए पास जाता है, लेकिन डर के कारण जेसी घबराकर अचानक चाकू निकाल लेती है और उसे मैसन की तरफ तान देती है। मैसन न तो डरता है और न ही गुस्सा करता है। वह शांत आवाज में उससे बात करता है और धीरे धीरे उसे समझाता है। थोड़ी देर बाद जेसी का डर कम हो जाता है और वह खुद को संभाल लेती है। डर खत्म होने पर मैसन उसे सही तरीके से चाकू पकड़ना सिखाता है और जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कैसे करनी है यह भी बताता है। इससे साफ हो जाता है कि बाहर से सख्त दिखने वाला मैसन अंदर से जेसी की सुरक्षा की सच में परवाह करता है। दिन बीतते जाते हैं और मैसन धीरे धीरे जेसी का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगता है। वह उसके खाने पीने और सोने का पूरा ख्याल रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि जेसी हमेशा सुरक्षित रहे। जेसी भी धीरे धीरे द्वीप की इस नई जिंदगी में ढलने लगती है। वह मैसन के कुत्ते से दोस्ती कर लेती है और घंटों उसके साथ खेलती रहती है। ये सब देखकर मैसन के दिल में
बहुत समय बाद एक सादा सा सुकून और खुशी महसूस होती है। कुछ समय बाद जेसी को पता चलता है कि मैसन ने कुत्ते का कोई नाम नहीं रखा है। वह खुशी खुशी उसका नाम टॉमी रख देती है। यह छोटा लेकिन प्यारा नाम मैसन को भी अच्छा लगता है और वह इसका विरोध नहीं करता। मैसन को यह जानकर भी हैरानी होती है कि जेसी शतरंज खेलना जानती है और उसकी खेल की समझ सच में उसे प्रभावित करती है। लेकिन यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक हफ्ते बाद जब मैसन फिर से जेसी की टांग के जख्म को देखता है तो उसे पता चलता है कि सूजन बिल्कुल कम नहीं हुई है। वह समझ जाता है कि उसका अस्थायी इलाज काफी नहीं है। जेसी को दवाइयों और सही इलाज की जरूरत है। अब कोई और रास्ता नहीं बचता। मैसन फैसला करता है कि उसे द्वीप छोड़ना ही पड़ेगा। वह नाव से पास के शहर की ओर जाता है ताकि जेसी के लिए दवाइयां ला सके। मुख्य जमीन पर दुकान में मेसन हमेशा अपनी टोपी नीचे खींचे रखता है ताकि उसका चेहरा छिपा रहे। वह जानबूझकर सुरक्षा कैमरों से बचता है। यह आदत उसके अंदर बहुत गहराई से बैठी हुई है। उसका हर कदम सतर्क और छुपकर होता है ताकि वह कोई निशान न छोड़े। इसी दौरान समुद्र के उस पार ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी और तनाव भरी सुनवाई में MI6 के पूर्व निदेशक मैनीफोर्ड से सांसद खड़े सवाल पूछ रहे होते हैं। ये पूछताछ एक बेहद गोपनीय कार्यक्रम EVA को लेकर होती है जिसे मैनीफोर्ड ने बनाया था। यह सिस्टम पूरी दुनिया में गैर कानूनी तरीके से फोन कॉल्स की निगरानी करता था और सीधे MI6 को खुफिया जानकारी देता था। यह लाखों लोगों की निजता का गंभीर उल्लंघन था। इतने बड़े आरोपों के बावजूद मैनीफोर्ड अपने फैसले को सही ठहराता है। वह दावा करता है कि प्रोजेक्ट EVA ने कई आतंकवादी हमलों को रोका और बहुत सी मासूम जानें बचाईं, लेकिन अदालत उसकी दलील नहीं मानती और उस कार्यक्रम को तुरंत बंद करने का आदेश देती है। सुनवाई खत्म होते ही मैनीफोर्ड तुरंत प्रधानमंत्री से मिलने जाता है। प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझता है कि प्रोजेक्ट EVA कितना जरूरी और ताकतवर है, लेकिन आने वाले चुनावों की वजह से वह इस बदनाम कार्यक्रम का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री साफ साफ मैनीफोर्ड से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए चुप रहना होगा, कम से कम चुनाव खत्म होने तक। बदले में यह तय होता है कि प्रोजेक्ट EVA थोड़े समय तक चुपचाप चलता रहेगा, लेकिन शर्त यह होती है कि मैनीफोर्ड सबकी नजरों से दूर हो जाएगा और मैसन की पहचान में वापस चला जाएगा। दूसरी ओर मैसन खरीदारी करते समय जेसी के लिए नए कपड़े भी ले लेता है। दुकान से निकलते समय वह अनजाने में कुछ मशहूर लोगों के पीछे से गुजर जाता है जो वीडियो बना रहे होते हैं। मैसन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह वीडियो MI6 के सिस्टम द्वारा पकड़ लिया गया है। कुछ ही पलों में सिस्टम मैसन के चेहरे को स्कैन करता है और तुरंत चेतावनी जारी कर देता है। ये जानकारी सीधे MI6 की नई डायरेक्टर रोबर्टा तक पहुंच जाती है। फाइल खोलते ही रोबर्टा को पता चलता है कि मैसन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है जो कई खूंखार बम धमाकों के पीछे रहा है। बिना एक पल गंवाए रोबर्टा अपने अफसरों को आदेश देती है कि किसी भी कीमत पर मैसन को पकड़ा जाए। अगली सुबह मैसन जेसी की टांग के जख्म का इलाज पूरा करता है और सावधानी से पट्टी बांधता है। वहीं जेसी नए कपड़ों को लेकर बहुत खुश होती है। कई उदास दिनों के बाद उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है। रात को दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। माहौल शांत लगता है, लेकिन एक अनुभवी सैनिक होने के कारण मैसन को बाहर से आ रही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि एक नाव द्वीप की ओर आ रही है। नाव में कई हथियारबंद अधिकारी होते हैं जो किनारे उतरने लगते हैं। जमीन पर पैर रखते ही मैसन पहले से लगाए गए जाल सक्रिय कर देता है। कुछ ही पलों में कई अफसर ढेर हो जाते हैं। जो बचते हैं वे घबरा जाते हैं और मैसन की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें एक एक करके खत्म कर देती है। उनमें से एक मैसन की जगह देख लेता है और गोली चला देता है, जिससे मैसन घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद मैसन रुकता नहीं। वह सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ता है और आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देता है। उसकी तेजी और खतरनाक कौशल के सामने कोई टिक नहीं पाता। लड़ाई के दौरान एक अफसर जेसी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कुत्ता टॉमी खतरा भांप लेता है और जेसी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती है। टॉमी वहीं गिर जाता है। यह देखकर जेसी गुस्से में दुश्मन की ओर दौड़ती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाता है। बाहर मैसन ठंडे दिमाग से बाकी बचे लोगों को एक एक करके मार गिराता है। जैसे ही वह देखता है कि जेसी खतरे में है, वह तुरंत गोली चलाकर उसे पकड़ने वाले आदमी को मार देता है। अगले ही पल मैसन जेसी के पास पहुंचता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। मैसन जल्दी से जेसी को नाव पर बैठाता है और उस जगह को छोड़ देता है जो कभी उनका इकलौता सुरक्षित ठिकाना थी। MI6 के मुख्यालय में रोबर्टा स्क्रीन पर पूरा ऑपरेशन देखकर हैरान रह जाती है। साफ है कि सामने वाला कोई साधारण आतंकवादी नहीं है। खतरे की गंभीरता समझते हुए रोबर्टा एक बड़ा फैसला लेती है। वह MI6 के सबसे खतरनाक एजेंट वर्कमैन को इस मिशन में लगाने का आदेश देती है। उधर समुद्र में लहरों को चीरती नाव पर जेसी देखती है
कि मैसन घायल है और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेसी चिंता से पूछती है कि जो लोग अभी उन पर हमला करके गए थे वे कौन थे। मैसन बस इतना कहता है कि वे उसके अतीत के भूत हैं जो अब उसे परेशान करने लौट आए हैं। वह ज्यादा कुछ नहीं समझाता। इसके बाद मैसन जेसी को एक बंदूक देता है और बुरे हालात में इस्तेमाल करने का तरीका जल्दी से समझा देता है। फिर दोनों पास के एक घर की ओर जाते हैं ताकि देर होने से पहले उसके जख्म का इलाज करने के लिए दवाइयां मिल सकें। दुर्भाग्य से जब मैसन चुपचाप उस घर में घुसकर प्राथमिक इलाज का सामान ढूंढ रहा होता है तो एक छोटा लड़का उसे देख लेता है। कुछ ही सेकंड में लड़के का पिता आ जाता है और मैसन पर बंदूक तान देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। उसी समय जेसी बाहर निकलती है और अपनी बंदूक उस आदमी की ओर तान देती है, जिससे वह आदमी पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। लेकिन साफ है कि जेसी का कोई बुरा इरादा नहीं होता। वह आदमी से विनती करती है कि वह मैसन का इलाज कर दे। थोड़ी देर सोचने के बाद वह आदमी अनिच्छा से मान जाता है। इसी बीच MI6 में रोबर्टा की टीम का एक सदस्य एक चौंकाने वाली सच्चाई खोज निकालता है। EVA सिस्टम ने मैसन को जिस आतंकवादी की पहचान दी थी वह असल में उसकी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान बदल दी थी। इतना ही नहीं, सिस्टम से मैसन की पूरी असली फाइल मिटा दी गई थी। साफ हो जाता है कि मैसन आतंकवादी नहीं है बल्कि कभी MI6 का एजेंट हुआ करता था। यह जानकर रोबर्टा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे सच्चाई जाननी होती है और अब सिर्फ एक ही आदमी है जो सब कुछ समझा सकता है, मैनीफोर्ड। उसी समय EVA के जरिए मैनीफोर्ड को भी यह जानकारी मिलती है कि मैसन अभी जिंदा है। ये खबर उसे भी चौंका देती है। बिना समय गंवाए मैनीफोर्ड तुरंत वर्कमैन को सीधा आदेश भेजता है, जैसे ही मैसन दिखे उसे और उसके साथ मौजूद लड़की दोनों को मार दिया जाए। वापस उस घर में पिता आखिरकार मैसन के जख्म का इलाज पूरा कर देता है। जब मैसन जाने की तैयारी करता है तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगती है। उस आदमी के बेटे ने चोरी से पुलिस को फोन कर दिया होता है। मैसन तुरंत पिता और बेटे को चेतावनी देता है कि वे घर के अंदर छिप जाएं क्योंकि बाहर हथियारबंद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उधर MI6 के मुख्यालय में रोबर्टा और उसकी टीम निगरानी सिस्टम के जरिए हर हरकत पर नजर रखे हुए होती है। जैसे ही अधिकारी पास आने लगते हैं पिता घबरा जाता है और अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। लेकिन उसी पल एक ठंडी गोली की आवाज गूंजती है। घात लगाकर बैठे एक स्नाइपर की तरह वर्कमैन ठंडे दिल से गोली चलाता है और उस पिता को मार देता है। सौभाग्य से मैसन ठीक समय पर पहुंच जाता है और लड़के की जान बचा लेता है। फिर वह जल्दी से जेसी को पकड़कर घर के पीछे छिपा देता है। बाहर अभी भी कई हथियारबंद अफसर मौजूद होते हैं। मैसन के पास अब सामने से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एक एक करके सबको गिराता है, उनके हथियार छीन लेता है और भागने के लिए एक गाड़ी चुरा लेता है। वर्कमैन दूसरी गाड़ी से उसका पीछा करता है और लगातार गोली चलाता रहता है। मैसन भी पीछे नहीं रहता। वह अपनी गाड़ी मोड़कर वर्कमैन की गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है, उसे सड़क से बाहर धकेल देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान रोबर्टा सीधे मैनीफोर्ड को फोन करती है और मैसन की असली पहचान और उसकी पूरी फाइल मिटाने की वजह पूछती है। मैनीफोर्ड के पास अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वह बताता है कि कई साल पहले उसने ब्लैक हॉक नाम की एक बेहद गोपनीय टीम बनाई थी। मैसन उसका पहला एजेंट था, एक बेहतरीन और खतरनाक कातिल जो बिना सवाल किए हर आदेश मानता था और दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को खत्म करता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैनीफोर्ड ने मैसन को एक विदेशी अधिकारी को मारने का आदेश दिया जिसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। मैसन ने बिना कोई साफ वजह बताए उस मिशन से इनकार कर दिया। मैनीफोर्ड को लगा कि मैसन उस आदमी के प्रभाव में आ गया है, इसलिए उसने संगठन से गद्दारी कर दी। मैनीफोर्ड रोबर्टा से कहता है कि मैसन सबसे खतरनाक एजेंटों में से एक है और अगर उसे रोकना है तो पूरी ताकत लगानी होगी। रोबर्टा ऊपर से सहमति जताती है लेकिन दिल से वह मैनीफोर्ड पर भरोसा नहीं करती। वह अपनी टीम को मामले की गहराई से जांच करने का आदेश देती है। तभी एक भयानक सच्चाई सामने आती है। वह विदेशी अधिकारी असल में एक वैज्ञानिक था जो पूरी दुनिया के लिए मुफ्त कैंसर इलाज पर काम कर रहा था। मैनीफोर्ड ने दवा कंपनियों के कहने पर उसे मरवाना चाहा क्योंकि अगर वह खोज सामने आ जाती तो उन्हें अरबों का नुकसान होता। यही वजह थी कि मैसन ने उस मिशन से इनकार किया और MI6 से मुंह मोड़ लिया। उधर कैमरा सिस्टम के जरिए मैनीफोर्ड को समझ आ जाता है कि रोबर्टा को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है और वह आसानी से रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मैसन और जेसी गाड़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में जेसी पूछती है कि क्या वह उसे अपने परिवार के पास ले जा रहा है। मैसन धीमी आवाज में कहता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। उसके लिए परिवार का मतलब कमजोरी होता है। जेसी को सुरक्षित रखने के लिए वह नहीं चाहता कि वह उसके खतरनाक हालात में और फंसे। दोनों एक चर्च पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात
फादर ओवेन से होती है। ओवेन मेसन का पुराना साथी और एएमआई 6 का पूर्व आईटी विशेषज्ञ होता है। ओवेन यह देखकर हैरान रह जाता है कि मेसन एक छोटी लड़की के साथ आया है। मेसन बस इतना कहता है कि जेसी गलत समय पर गलत जगह फंस गई थी। बिना ज्यादा बात किए तीनों मिलकर ईवीएस सिस्टम को हैक करने लगते हैं। ओवेन को पता चलता है कि एमआई 6 मेसन के पीछे इतनी बेताबी से क्यों पड़ी है। उसकी नई पहचान जानबूझकर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से जोड़ दी गई थी। सारे सबूत एक ही आदमी की ओर इशारा करते हैं, मैनीफोर्ड। ये समझकर कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मेसन ओवेन से कहता है कि वह जेसी की देखभाल और सुरक्षा करे, जबकि वह खुद इस खतरे की जड़ को खत्म करने जाएगा। ओवेन तुरंत मना कर देता है, वह इस खतरनाक चक्र में और नहीं फंसना चाहता। लेकिन तभी जेसी ओवेन की कैंसर की दवाइयों को देख लेती है और कहती है कि वह उन्हें पहचानती है। उसकी मां की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। जेसी की सच्ची और मासूम आंखों को देखकर ओवेन मान लेता है कि उसे 5 महीने पहले कैंसर होने का पता चला था। यह सुनकर मेसन अपने पुराने दोस्त के लिए दुख छुपा नहीं पाता। आखिरकार तीनों एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेते हैं। वे शून नाम के एक बदनाम अपराधी से मदद लेने का सोचते हैं, क्योंकि अब वही एकमात्र इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है। जब ओवेन गाड़ी तैयार करने बाहर जाता है तो मेसन को अचानक महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, और सच में अगले ही पल वर्कमैन सामने आ जाता है। मेसन और वर्कमैन की भिड़ंत टल नहीं सकती। लड़ाई बेहद तेज, खतरनाक और बेरहमी भरी होती है। दोनों इतने प्रशिक्षित कातिल होते हैं कि हर वार सामने वाले को खत्म करने के लिए होता है। सांस रोक देने वाली आमने सामने की लड़ाई के बाद मेसन वर्कमैन को घायल कर देता है और तुरंत जेसी और ओवेन को लेकर वहां से भाग निकलता है। वर्कमैन पूरी रफ्तार से उनका पीछा करता है, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता। भागते हुए रास्ते में जेसी पूछती है कि वह खतरनाक आदमी कौन था। ओवेन बताता है कि वर्कमैन लगभग मेसन का ही छोटा रूप है। अब वही एमआई 6 में मेसन की जगह ले रहा है और वही खून खराबे वाला काम कर रहा है जो कभी मेसन करता था। इसके बाद मेसन जेसी को शहर ले जाता है, जहां उन्हें चुन से मिलना होता है। जब दोनों अकेले होते हैं तो जेसी पूछती है कि वह उसके साथ क्यों नहीं रह सकती। मेसन धीमी आवाज में कहता है कि उसके पीछे जो खतरा है वह बहुत बड़ा है और इसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसकी जड़ को मिटाना। ये समझकर कि वह उसे रोक नहीं सकती, जेसी मेसन का हाथ पकड़ती है और उससे वादा करने को कहती है कि वह जिंदा लौटेगा। लेकिन मेसन चुप रहता है, वह ऐसा वादा नहीं कर। रात हो जाती है और वे एक भीड़ भाड़ वाले नाइट क्लब में पहुंचते हैं। अंदर जाते ही सुरक्षा कैमरे उनकी तस्वीरें ले लेते हैं और सिस्टम में अलर्ट चालू हो जाता है। अलग अलग जगहों पर बैठे मैनीफोर्ड और रॉबर्टा दोनों को यह सूचना मिलती है और वे तुरंत अपनी अपनी टीमें उस जगह भेज देते हैं। नाइट क्लब के अंदर चुन मेसन को सामने देखकर हैरान रह जाता है। मेसन बिना घुमाए फिराए सीधे बात करता है। वह मांग करता है कि जेसी को एक नई पहचान के साथ स्पेन भेजा जाए और इतना पैसा दिया जाए कि वह सुरक्षित और आराम से रह सके। पहले तो चुन साफ मना कर देता है, लेकिन फिर मेसन कहता है कि उसके हैकर के पास उन कंटेनरों की पूरी जानकारी है जिनमें चुन बंदरगाहों पर लड़कियों को छिपा कर रखता है। अगर चुन ने साथ नहीं दिया तो यह सारी जानकारी सीधे एमआई 6 को भेज दी जाएगी। तब चुन सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपना पूरा साम्राज्य और जान भी खो देगा। यह सुनते ही चुन का चेहरा बदल जाता है। वह मेसन से थोड़ा समय मांगता है। इस दौरान जेसी अपना दर्द छुपा नहीं पाती। वह गुस्से और दुख में होती है क्योंकि मेसन उसे अकेले भेजना चाहता है। थोड़ी देर बाद चुन वापस आता है और एक नया पासपोर्ट और पैसों का ढेर देता है। वह बताता है कि उसने बंदरगाह पर एक संपर्क तैयार कर दिया है जो जेसी को सुरक्षित स्पेन पहुंचा देगा। लेकिन जैसे ही वे नाइट क्लब से बाहर निकलते हैं, मैनीफोर्ड और रॉबर्टा दोनों की टीमें एक साथ वहां धावा बोल देती हैं और पूरी इमारत को घेर लेती हैं। बिना देर किए मेसन खुद हमला कर देता है। वह तूफान की तरह चलता है, एक एक अफसर को ठंडे दिमाग से और सटीक तरीके से गिराता जाता है। कुछ ही समय में नाइट क्लब की जमीन लाशों से भर जाती है। न कोई हिचक, न कोई रहम। लेकिन भीषण लड़ाई के बीच एक अफसर अचानक जेसी को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है। वह उसे एक काली वैन में डाल देता है। मेसन तुरंत ओवेन को फोन करता है। दूर से ओवेन फौरन सुरक्षा कैमरों को हैक करता है और मेसन को वैन की सही जगह बताता है। मेसन बाहर निकलता है और एक न रुकने वाली युद्ध मशीन की तरह आगे बढ़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे गिराता जाता है। वह घबराई हुई जेसी को बचा लेता है। अब जेसी को समझ आ जाता है कि मेसन जिस खतरे की बात करता था वह कितना बड़ा था। दोनों फिर से भागते हैं, लेकिन वर्कमैन उन्हें देख लेता है और तुरंत पीछा शुरू कर देता है। पीछा तब जाकर खत्म होता है जब मेसन और जेसी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। वहां चुन के लोग नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मेसन जेसी को भरोसा दिलाता है कि वह स्पेन में सुरक्षित रहेगी। भावुक होकर जेसी कहती है कि उसके चाचा के अलावा
मैसन ही उसका अपना है। मैसन लड़की की आंखों में देखता है और वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। उसी पल अचानक गोली चलती है। मैसन तुरंत जेसी को नाव पर धक्का देता है। चुन के लोग फौरन नाव लेकर निकल जाते हैं और जेसी को उस मौत भरी जगह से दूर ले जाते हैं। मैसन मुड़कर देखता है तो वर्कमैन उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। मैसन खुद आगे बढ़कर उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है। न बंदूक न हथियार, दोनों बेहतरीन एजेंट एक भयानक और बेरहम लड़ाई में भिड़ जाते हैं। ये ब्लैक हॉक टीम के नंबर 1 और नंबर 2 एजेंटों की आखिरी टक्कर होती है। उम्र में बड़ा होने के बावजूद मैसन साबित कर देता है कि शेर हमेशा शेर ही रहता है। वह एक लोहे की पाइप उठाता है और एक ही बार में वर्कमैन की जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद मैसन चुपचाप बंदरगाह से चला जाता है और अंधेरी रात में गायब हो जाता है। अगले दिन अपने निजी घर में मैनीफोर्ड देखता है कि उसके सारे अंगरक्षक मारे जा चुके हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि यह काम मैसन ने किया है। अब मैनीफोर्ड मान लेता है कि मैसन कभी उसका सबसे बेहतरीन हथियार था, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि अब वह उसके आदेश नहीं मानता। फिर भी मैनीफोर्ड कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आज की दुनिया में पैसा सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह मैसन को फिर से 7 काम करने का प्रस्ताव देता है ताकि AMI 6 को मिलकर अपने फायदे के लिए चलाया जा सके और आगे बड़े सौदे किए जा सकें। लेकिन मैसन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह शांत आवाज में कहता है कि अगर उसे सिर्फ पैसों के लिए लोगों को मारना होता तो वह AMI 6 में आने के बजाय एक भाड़े का सैनिक बन जाता। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैनीफोर्ड जैसे इंसान के साथ काम करना अपने ही मौत को बुलाने जैसा है। इतना कहकर मैसन ट्रिगर दबा देता है और वहीं मैनीफोर्ड को मार देता है। उसके भागते रहने और मौत से डरने के दिन यहीं खत्म हो जाते हैं। 1 महीने बाद स्पेन में जेसी एक छोटे से रेस्तरां में अकेली बैठी होती है। रॉबर्टा चुपचाप EVS सिस्टम के जरिए उस लड़की पर नजर रखे हुए होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि मैसन कभी भी जेसी को सच में अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे एहसास होता है कि वह सही थी। बाहर मैसन चुपचाप जेसी के लिए एक तोहफा भेजता है। वह शतरंज की रानी क्वीन की मोहर होती है। इसके बाद वह संतुष्ट मुस्कान के साथ मुड़कर चला जाता है। रेस्तरां के अंदर जेसी को वह तोहफा मिलता है और वह तुरंत खुशी से मुस्कुरा देती है, यह जानकर कि मैसन अभी जिंदा है। यहीं आज की कहानी खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।